तो शुरू करते हैं अगला अध्याय। अध्याय 3, जनसंख्या संगठन, पॉपुलेशन कंपोजिशन। लेसन नंबर 3, किसी भी देश में विविध प्रकार के लोग रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय है। लोगों को आयु, लिंग तथा उनके निवास स्थान के आधार पर पृथक किया जा सकता है। जनसंख्या को व्यापक करने वाली कुछ अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। व्यवसाय, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा। तो जो संगठन जो शब्द है कंपोजिशन, इसका मीनिंग ही होता है कि हम कुछ ऐसी विशेषताओं को जनसंख्या की कुछ ऐसी विशेषताओं को प्रदर्शित करें जिनका मापन किया जा सके या जिनका मेजरमेंट किया जा सके। तो आगे को बढ़ते हैं। लिंग संगठन, सेक्स कंपोजिशन। स्त्रियों और पुरुषों की संख्या किसी देश की महत्वपूर्ण जनांकीय विशेषता होती है, डेमोग्राफिक क्वालिटी होती है। जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है। कुछ देशों में निम्न सूत्र द्वारा परिकलित किया जाता है। विश्व में ज़्यादातर जो लिंग अनुपात निकाला जाता है, सेक्स रेशियो, उसमें पुरुषों की संख्या अपॉन स्त्रियों की संख्या गुणा 1000। तो ये एक नियम लगता है, अथवा प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या ज्ञात की जाती है। तो ये विश्व में जो लिंग अनुपात ज्ञात किया जाता है उसका नियम ये है। परंतु भारत में इस सूत्र का प्रयोग कर लिंग अनुपात ज्ञात किया जाता है, जो इसका बिल्कुल उल्टा है। स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणा 1000। तो ये दोनों आप याद रखें, इम्पोर्टेंट है। ये है वर्ल्ड की सेक्स रेशियो निकालने का रूल, और ये है इंडिया का रेशियो निकालने का रूल, अथवा प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। आगे बढ़ेंगे। लिंग अनुपात किसी देश में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में एक महत्वपूर्ण सूचना है। जिन प्रदेशों में लिंग भेदभाव अनियंत्रित होता है, वहां लिंग अनुपात निश्चित रूप से स्त्रियों के प्रतिकूल होता है। इन क्षेत्रों में स्त्री भ्रूण हत्या, स्त्री शिशु हत्या, स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा की प्रथा प्रचलित है। इसका एक कारण इन क्षेत्रों में स्त्रियों और सामाजिक आर्थिक स्तर पर निम्न होना हो सकता है। देखो, जिन प्रदेशों में लिंग अनुपात अनियंत्रित होता है, लिंग अनुपात का मतलब ये है कि अगर आपके देश में 1000 पुरुष हैं तो उन पर कितनी महिलाएं हैं, जैसे 900 या 906, 908 कितनी भी हैं, तो कम होने का मतलब ये है कि वहाँ पर स्त्री शिशु हत्या होती है, भ्रूण हत्या होती है, स्त्रियों के साथ घरेलू हिंसा होती है। इस कारण से भी संख्याएं कम हो सकती हैं, और भी कई कारण हो सकते हैं। आपको स्मरण होना चाहिए कि जनसंख्या में अधिक स्त्रियों के होने का अर्थ यह नहीं है कि उनका स्तर बेहतर है। देखो, अब स्त्रियां अगर किसी देश में 1000 पुरुषों पर या किसी स्टेट में 1000 मेल पर 1000 मेल पर अगर 1500 फीमेल हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका स्तर बेहतर है। यह भी हो सकता है कि पुरुष रोजगार के लिए अन्य क्षेत्रों में गए हों, ये भी हो सकता है कि मेल रोजगार के लिए किसी और क्षेत्र में गए हों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक लाभ बनाम सामाजिक हानि, नेचुरल एडवांटेज वर्सेस सोशल डिसएडवांटेज। स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में जैविक लाभ प्राप्त हैं, क्योंकि वे पुरुषों की तुलना में अधिक स्थिर स्थापक होती हैं। फिर भी यह लाभ उन सामाजिक हानियों व भेदभाव द्वारा जिन्हें वो अनुभव करती हैं समाप्त हो जाता है। तो कुछ हानियां और लाभ हैं, आगे बढ़ेंगे। विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 990 स्त्रियां, पुरुषों पर 990 स्त्रियां हैं। विश्व में उच्च लिंग अनुपात लेटविया में दर्ज किया गया है, जहां प्रति 1000 पुरुषों पर की तुलना में महिलाएं 1187 हैं।
1187। तो लताविया जो है ये यूरोप में पड़ता है, इसे आप ढूंढें, ये यूरोप में है। और लताविया की कैपिटल भी आप लोग ढूंढें, इसकी कैपिटल क्या है लताविया की? इसकी कैपिटल है रीगा। इसकी कैपिटल क्या है? रीगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके विपरीत निम्न लिंगानुपात संयुक्त अरब अमीरात यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात में दर्ज किया गया है, जहां प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में 468 स्त्रियां हैं। तो यहाँ पर स्त्रियों की संख्या कम देखने को मिल रही है। सबसे कम कहाँ है? संयुक्त अरब अमीरात में, और सबसे अधिक कहाँ है? लताविया में। तो ये दो देशों के नाम आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ेंगे। लिंगानुपात के विश्व प्रतिरूप से विश्व के विकसित प्रदेशों में कोई अलग अंतर नहीं दिखाई पड़ता। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सूचीबद्ध 139 देशों में लिंग अनुपात स्त्रियों के लिए अनुकूल है। ठीक, फेवरेबल है कितने देशों में? 139 कंट्रीज में यूएन के आधार पर, जबकि 72 देशों में उनके प्रतिकूल है। 72 देशों में क्या है? उनके अनफेवरेबल है। आगे बढ़ेंगे। सामान्यतः एशिया में लिंग अनुपात निम्न है। निम्न होने का मतलब ये है कि 1000 जो मेल हैं, इन पर जो फीमेल होंगी वो क्या होंगी? कम होंगी। वो 900 या 800 तक होंगी, तो इसलिए उसे निम्न कहा गया। चीन, भारत, सऊदी अरब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देशों में लिंग अनुपात भी और भी निम्न है। तो एशियन कंट्री जो ये हैं, इनमें और भी ज़्यादा कम है। दूसरी ओर रूस सहित यूरोप के एक बड़े भाग में पुरुष अल्पसंख्या में हैं। यूरोप के अनेक देशों में पुरुषों की कमी, वहाँ स्त्रियों की बेहतर स्थिति तथा भूतकाल में विश्व के विभिन्न भागों में अत्यधिक पुरुष उत्प्रवास के कारण है। तो यहाँ पर हम देखेंगे उत्प्रवास। तो ये उत्प्रवास का मतलब है एमिग्रेशन। एमिग्रेशन मीन्स कि एक रीजन से बाहर चले जाना, मुख्य रीजन से बाहर चले जाना एमिग्रेशन कहलाता है। तो पुरुष एमिग्रेट हो जाते हैं या एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर यूरोप के अनेक देशों में पुरुषों की कमी देखने को मिलती है, क्योंकि रोजगार के लिए दूसरे देशों में चले जाते हैं या अन्य कई चीज़ें। आयु संरचना अब हम देखेंगे। एज स्ट्रक्चर। आयु संरचना विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करती है। जनसंख्या संगठन का यह एक महत्वपूर्ण सूचक है, क्योंकि 15 से 59 आयु वर्ग के बीच जनसंख्या का बड़ा आकार एक विशाल कार्यशील जनसंख्या को इंगित करता है। 60 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या का एक बड़ा अनुपात उस वृद्ध जनसंख्या को प्रदर्शित करता है जिसे स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए अधिक खर्च की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार युवा जनसंख्या के उच्च अनुपात का अर्थ है कि प्रदेश में जन्म दर ऊंची है और जनसंख्या युवा है। तो यहाँ पर कुछ विशेषताएं बताई हैं कि 15 से लेकर 59 वर्ष 59 एज वर्ग तक के लोग क्या हैं? ये सभी विकासशील देशों को इंगित करते हैं, ये वाले जो जनसंख्या वाले लोग हैं। और जो 60 वर्ष से अधिक वाले हैं, इनका खर्चा ज़्यादा लगता है हेल्थ के लिए। आगे देखेंगे आयु लिंग पिरामिड, जो है आपके एज और सेक्स के आधार पर जो पिरामिड बने हुए हैं। जनसंख्या की आयु लिंग संरचना का अभिप्राय विभिन्न आयु वर्गों में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या से है। जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या की आयु लिंग संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है। जनसंख्या पिरामिड की आकृति जनसंख्या की विशेषताओं को परिलक्षित करती है। प्रत्येक आयु वर्ग में बायां भाग पुरुषों का, यह है बायां भाग, जिसे हम क्या बोलेंगे? लेफ्ट एंगल और राइट एंगल। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बायां भाग पुरुषों का प्रतिशत तथा दायां भाग पुरुषों का प्रतिशत तथा दायां भाग स्त्रियों का प्रतिशत है। तो ये है बायां भाग और ये है दायां भाग।
तो आगे को देखते हैं इसमें कौन कौन से पिरामिड बने हुए हैं। तो चित्र 3.1, 2 और 3 में पिरामिड भिन्न भिन्न दर्शाते हैं। विस्तारित होती जनसंख्या, ठीक। अब इसमें देखेंगे हम कि एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, नाइजीरिया जो अफ्रीका का एक देश है, इसकी लोकेशन और इसकी कैपिटल आप लोग याद करें। नाइजीरिया का आयु लिंग पिरामिड, जैसा कि आप देख सकते हैं, विस्तृत आकार का त्रिभुजाकार पिरामिड है। यहाँ पर आप देखें कि ट्रायंगल शेप में बना हुआ है ये पिरामिड। ट्रायंगल भी ठीक नहीं बना, ये ट्रायंगल शेप में पिरामिड बना हुआ है, जो जो अल्प विकसित देशों का प्रतिरूप है। इस पिरामिड में उच्च जन्म दर के कारण निम्न आयु वर्गों में विशाल जनसंख्या पाई जाती है, ठीक। यदि आप बांग्लादेश और मेक्सिको के पिरामिड की रचना करें तो भी ऐसा दिखाई देगा। तो बांग्लादेश और आप अगर मेक्सिको को देखते हैं तो वहाँ पर भी ऐसी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर आयु वर्ग दी गई है और यहाँ पर कुल जनसंख्या का प्रतिशत दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि जो आयु वर्ग है 0 से 4 वर्ष वाले जो बच्चे हैं वो ज़्यादा हैं और 80 वर्ष से ऊपर वाले बहुत कम हैं। तो यहाँ पर जैसे जैसे आयु बढ़ती जा रही है वैसे वैसे पिरामिड हमारा छोटा होता जा रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो पिरामिड है ये ट्रायंगल शेप में बना हुआ है, जो कैसे है विकासशील देशों के लिए या अल्पविकसित देशों के लिए विस्तारित होता है। आगे बढ़ेंगे। स्थिर जनसंख्या। अब जो सस्टेन या कांस्टेंट पॉपुलेशन है उसमें क्या होता है, उसमें कैसा पिरामिड बनता है। ऑस्ट्रेलिया का आयु लिंग पिरामिड घंटी के आकार का है, जो शीर्ष की ओर शुंडाकार होता है। यह दर्शाता है कि जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान है, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या स्थिर हो जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं घंटी के आकार का एक पिरामिड बना हुआ है, इसे हम बेल शेप भी कहते हैं कि बेल के आकार का ये है, घंटी के आकार का पिरामिड है। तो ऑस्ट्रेलिया में पिरामिड इस तरीके का है कि यहाँ पर 0 से 4 वर्ष में जो जनसंख्या है वो इतनी है, फिर उसके बाद धीरे धीरे जनसंख्या घट रही है, फिर उसके बाद बीच में और बढ़ रही है, फिर और घटते जा रही है। अगला है ह्रासमान जनसंख्या। तो ह्रासमान जनसंख्या को अगर हम देखें, ह्रासमान जनसंख्या, तो ह्रासमान जनसंख्या में डिक्लाइन जो है, जो जनसंख्या कम हो रही है उसके बारे में बात करेंगे। जापान के पिरामिड का संकीर्ण आधार, शुंडाकार शीर्ष, निम्न जन्म दर और मृत्यु दरों को दर्शाता है। इन देशों में जनसंख्या वृद्धि शून्य अथवा ऋणात्मक होती है। तो इनमें जनसंख्या वृद्धि कैसी होती है, शून्य या ऋणात्मक। तो जापान का ऐसा पिरामिड बनता है जिसे ह्रासमान पिरामिड हम कहते हैं। जन्म दर कम है, मृत्यु दर कम है और बीच में कुछ ज्यादा है। आगे बढ़ेंगे। वृद्ध होती जनसंख्या, जो जनसंख्या है एजिंग पॉपुलेशन, तो उसके बारे में बात करेंगे। जनसंख्या का वृद्ध होना एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे बुजुर्ग जनसंख्या का हिस्सा अनुपात की दृष्टि से बड़ा होता जाता है। यह 20वीं शताब्दी की नई परिघटना है। विश्व के अधिकांश विकसित देशों में उच्च आयु वर्गों में बढ़ी हुई जीवन प्रत्याशा के कारण जनसंख्या बढ़ गई है। जन्म दरों में ह्रासों के साथ जनसंख्या में बच्चों का अनुपात घट गया है। तो जो 20वीं शताब्दी में नई परिघटनाएं आई हैं उसमें जो उच्च आयु वर्गों की जनसंख्या बढ़ गई है, जीवन प्रत्याशा बढ़ गई है, जीवन जीने की इच्छाएं बढ़ गई हैं लोगों की। आगे बढ़ेंगे। ग्रामीण नगरीय परिघटना या संघटना, रूरल अर्बन कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब ही मेजरमेंट करना है। जनसंख्या का ग्रामीण और नगरीय में विभाजन निवास के आधार पर होता है। यह विभाजन आवश्यक है क्योंकि ग्रामीण और नगरीय जीवन
आजीविका और सामाजिक दशाओं में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में आयु, लिंग संगठन, व्यावसायिक संरचना, जनसंख्या का घनत्व तथा विकास के स्तर अलग-अलग होते हैं। यद्यपि ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में अंतर करने के मापदंड एक देश से दूसरे देश में भिन्न होते हैं। सामान्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र वे होते हैं जिनमें लोग प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं और नगरीय क्षेत्र वो होते हैं जिनमें अधिकांश कार्यशील जनसंख्या गैर प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होती है। चित्र 3.4 कुछ चुने हुए देशों की ग्रामीण नगरीय लिंग संगठन को दर्शाता है। कनाडा और फिनलैंड जैसे पश्चिमी यूरोपीय देशों में ग्रामीण और नगरीय लिंग अनुपात में अंतर अफ्रीकी और एशियाई देशों क्रमशः जिम्बाब्वे, नेपाल के। तो चित्र 3.4 को हम एक बार देख लेंगे। यह चित्र 3.4 और यहाँ पर हम दोबारा से इसे देखते हैं। चित्र 3.4 कुछ चुने हुए देशों की ग्रामीण और नगरीय लिंग संगठन को दर्शाता है। तो लिंग संगठन को ये दर्शा रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियां, तो ये स्त्रियों की संख्या दिखा रहा है। प्रति 1000 ये पुरुष हैं, ये मेल हैं और ये दोनों फीमेल को दर्शा रहे हैं। और यहाँ पर ये दिया गया है कि नगरीय और ग्रामीण कहाँ ये ज़्यादा जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चित्र 3.4 चुने हुए देशों की ग्रामीण और नगरीय लिंग संगठना को दर्शाता है। कनाडा और फिनलैंड जैसे पश्चिमी यूरोपीय देशों में ग्रामीण और नगरीय लिंग अनुपात में अंतर अफ्रीका और एशिया देशों क्रमशः जिम्बाब्वे और नेपाल के ग्रामीण और नगरीय लिंग अनुपात के विपरीत है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 986 ग्रामीण हैं और 1083 नगरीय हैं महिलाएं। और यहाँ पर हम देखते हैं जो लिंगानुपात है वो नेपाल में 1012 ग्रामीण है और 939 जो है नगरीय है। तो यहाँ पर बिल्कुल उलट है। फिनलैंड और कनाडा में जो डिफरेंस है वही डिफरेंस जिम्बाब्वे और नेपाल में उसके बिल्कुल उलट है। यहाँ पर जो ग्रामीण हैं वो कम है लेकिन यहाँ पर ग्रामीण ज़्यादा हैं और यहाँ पर नगरीय अधिक हैं तो नगरीय यहाँ पर कम है, माइनस में है। आगे बढ़ेंगे। पश्चिमी देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक है। तो वहाँ पर पश्चिमी क्षेत्रों में गांवों में पुरुष ज़्यादा रहते हैं स्त्रियों की अपेक्षा, जबकि नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा अधिक है। नगरों में महिलाएं ज़्यादा रहती हैं। नेपाल, पाकिस्तान और भारत जैसे देशों में स्थिति इसके विपरीत है। नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की अधिक संभावनाओं के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से महिलाओं के आगमन के परिणाम स्वरूप यूरोप, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं की अधिकता है। कृषि भी इन विकसित देशों में अत्यधिक मशीनीकृत हो गई है। जो एग्रीकल्चर है वो भी कैसा है, मशीन के द्वारा किया जाता है और यह लगभग पुरुष प्रधान व्यवसाय है। इसके विपरीत एशिया के नगरीय क्षेत्रों में पुरुष प्रधान प्रवास के कारण लिंग अनुपात भी पुरुषों के अनुकूल है। उल्लेखनीय है कि भारत जैसे देशों में ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि कार्यों में महिलाओं की सहभागिता काफ़ी ऊंची है। नगरों में आवास की कमी, रहन सहन, उच्च लागत, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षा की कमी महिलाओं के गांव से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास को रोकते हैं। तो वहाँ पर जो है नगरों में जो महिलाएं प्रवास करना चाहती हैं भारत में, रहन सहन में उच्च लागत लगती है, काफ़ी महंगा होता है, रोजगार के अवसर कम मिलते हैं, सुरक्षा की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो इस कारण से महिलाएं शहरों में नहीं आती हैं। जबकि हम अगर यूरोप या पश्चिमी देशों में देखें तो वहाँ महिलाएं शहरों में ज़्यादा रहती हैं, गाँव में पुरुष ज़्यादा रहते हैं। आगे बढ़ेंगे। साक्षरता, लिटरेसी। किसी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होता है, क्योंकि इससे रहन सहन के स्तर, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता तथा सरकार की नीतियों का पता चलता है। आर्थिक विकास का स्तर साक्षरता का कारण एवं
परिणाम दोनों ही हैं। भारत में साक्षरता दर 7 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या के उस प्रतिशत को सूचित करता है जो पढ़ लिख सकता है, जिसमें समझ के साथ अंकगणितीय परिकल्पना करने की योग्यता है। तो भारत में हम लिटरेट कैसे कहेंगे? 7 वर्ष से ज़्यादा आयु हो, 7 ईयर से ज़्यादा हो, और क्या कर लेता हो? जो पढ़ लिख लेता हो, रीडिंग और राइटिंग कर लेता हो और अंकगणित बना लेता हो और उसकी समझ भी उसे हो। आगे बढ़ेंगे। व्यावसायिक संरचना, जो हमारी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है। कार्यशील जनसंख्या 15 से 59 वर्ष वर्ग में स्त्री और पुरुष कृषि, वानिकी, मत्स्य, विनिर्माण, निर्माण, व्यावसायिक, परिवहन सेवाओं, संचार तथा अन्य अवर्गीकृत सेवाओं जैसे व्यवसायों में भाग लेते हैं। तो 15 से 59 वर्ष के जो होंगे लोग, या 15 to 59 जो एज है, इस एज वर्ग में, इसे हम क्या कहेंगे? कार्यशील जनसंख्या कहेंगे। इसे कहेंगे कार्यशील जनसंख्या। कृषि, वानिकी, मत्स्य तथा खनन को प्राथमिक क्रियाओं, विनिर्माण को द्वितीय क्रिया और परिवहन, संचार और अन्य सेवाओं को तृतीय क्रियाओं तथा अनुसंधान और वैचारिक विकास से जुड़े कार्यों को चतुर्थ क्रियाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इन 4 खंडों में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास के स्तरों का एक अच्छा सूचक है। इसका कारण यह है कि केवल उद्योगों और अवसंरचना से युक्त एक विकसित अर्थव्यवस्था ही द्वितीय अर्थव्यवस्था, तृतीय और चतुर्थ सेक्टरों में अधिक कर्मियों को समायोजित कर सकती है। अर्थात अर्थव्यवस्था अभी भी आदिम अवस्था में है, तब प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न लोगों का अनुपात अधिक होगा, क्योंकि इसमें मात्र प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन होता है। तो जिस देश की अर्थव्यवस्था द्वितीय और तृतीयक से संबंधित होगी, तो वहाँ पर द्वितीय और तृतीयक काम हो रहे होंगे। जहाँ पर प्राथमिक अर्थव्यवस्था से संबंधित लोग काम कर रहे होंगे, प्राथमिकी से संबंधित होंगी। देश की अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था की, तो ये मुख्य रूप से जो काम करने वाले लोग होते हैं, वर्क फोर्स होती है, उसके आधार पे काम करता है। इसमें प्राइमरी फैक्टर, सेकेंडरी फैक्टर, टर्शियरी और क्वाटरनरी, तो 4 इसमें क्रियाकलाप चलते हैं। प्राइमरी सेक्टर या प्राथमिक क्रियाकलाप में वो आते हैं जो जैसे यहाँ पर दिया गया है, कृषि, वानिकी, मत्स्य, खनन, ये सब प्राथमिक क्रियाकलाप में आने वाले हैं। और दूसरा द्वितीय क्रियाकलाप में आते हैं निर्माण और विनिर्माण उद्योग और धंधे। तृतीय क्रियाकलाप में परिवहन आती है और चतुर्थ क्रियाकलाप में या क्वाटरनरी में अनुसंधान और विज्ञानी चीज़ें आती हैं। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अगला चैप्टर अब हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ लिखें। थैंक यू।